हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मुद्रास्फीति टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। तो समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है और कितने प्रकार की होती है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं और इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इन सभी तथ्यों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों की इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये दोस्तों समझिए कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो ये क्या होता है। असंतुलन पैदा होने का मतलब है जब वस्तुओं और सेवाओं की बाज़ार में कमी होने लगती है और उसकी मांग अधिक मात्रा में बढ़ रही है तो फिर उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसी असंतुलन को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है या सेवा है, उसका उपभोग करने के लिए व्यक्ति अधिक मात्रा में मांग कर रहा है और साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही, उसका भी मांग पर अधिक दबाव पड़ रहा है और उत्पादक जो वर्ग है वो उस वस्तुओं और सेवाओं का इस प्रकार से प्रोडक्शन व उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उनकी आपूर्ति करने के लिए वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करता है। तो ऐसी दशा में मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। दो मूल्य सूचियों के आधार पर भारत मुद्रास्फीति की गणना करता है और ये सूचियाँ कौन कौन सी हैं। एक WPI है जिसे हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक और इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा है CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दो सूचियों के माध्यम से ही सरकार मुद्रास्फीति की दर का मापन करती है और समझती है कि किसी भी देश में मुद्रास्फीति की दर किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है। अच्छा, मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है, मांग जनित कारक एवं लागत जनित कारक। तो दोस्तों बता दें कि मुद्रास्फीति तो कई कारणों से होती है, लेकिन अगर हम बाजार स्तर पर देखें तो मुद्रा 2 ही प्रकार की होती है, जो मांग आधारित है और लागत जनित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि मांग आधारित मुद्रास्फीति या मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है। मांग जनित मुद्रास्फीति, अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे कि वही चीज़ आ गई दोस्तों, जैसे कि लोग हैं, किसी भी वस्तु में आप अपनी रुचि एवं फैशन को देखते हुए किसी वस्तुओं की मांग अधिक कर देते हैं और जो उत्पादक वर्ग होता है उन वस्तुओं की भरपाई नहीं कर पा रहा, आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। बाज़ार में उस मात्रा में उपलब्ध वह वस्तुएं नहीं हो पा रही हैं जिस मात्रा में वस्तुओं की मांग है। तो इस स्थिति में उत्पादक वर्ग क्या करता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर देता है और ये स्थिति फिर मुद्रास्फीति का कारण बनती है। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है, इसको समझ लेते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि जब कोई उत्पादक है या कोई कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है तो उस प्रोडक्शन
वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए उसको कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एक भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया। तो इन सब को अब उस कार्य में लगाने के बाद ही उसके प्रोडक्शन कार्य संपन्न हो पाता है। अब वो जब प्रोडक्शन करता है कोई उत्पादक या कोई कंपनी तो या कोई उद्योगपति, तो उसको जब किसी भूमि पर कोई कारखाना स्थापित करना चाह रहा है, तो मान लीजिए कि उसका जो रेंट है अधिक देना पड़ रहा है, पूंजी किसी से ले रहा है, कोई व्यापार करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कोई वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो उसका रेट अगर बढ़ गया तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। श्रम है, श्रम अगर पहले कम कीमत में कोई वस्तुओं का उत्पादन करा लेता था, किसी श्रमिक को कम मजदूरी दे के कोई वस्तु उनके उत्पादन कार्य में लगा सकता था। अब उसी श्रम का मजदूरी बढ़ गई तो फिर क्या होगा, उसकी लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो वो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करेगा। तो ये भी मुद्रास्फीति का कारण है। कच्चा माल जैसे समझ लेते हैं, कच्चा माल देख लेते हैं कि कच्चे माल में कोई कंपनी है या कोई कारखाना है किसी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही, तो वो जो जहाँ से कच्चा माल उपलब्ध हो रहा और उस कारखाने की दूरी अगर अधिक है तो उसका भाड़ा खर्चा ज़्यादा लग रहा है। तो जब उसका भाड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा तो उसकी लागत बढ़ रही है, और लागत बढ़ने पर वो अपना प्रॉफिट है, लाभ किस पर वसूल करेगा, वस्तुओं की कीमत पर। तो वस्तुओं की वो कीमत में वृद्धि कर देता है, तो वहाँ पर मुद्रास्फीति की दशा देखने को मिलती है। तो अब दोस्तों दोनों प्रकार हमने समझ लिए मुद्रास्फीति के, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। अब समझते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हो, किन पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देख लेते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव किन किन लोगों पर, किन किन तत्वों पर पड़ते हैं, तो दोस्तों समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें है निवेशककर्ताओं पर। तो निवेशककर्ताओं पर किस प्रकार मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है, चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है निवेशककर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशककर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों की निश्चित आय प्राप्त होती है। तथा दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान होता है और तथा दूसरे वर्ग को फ़ायदा होता है। तो इसमें देखो दोस्तों बताया गया कि निवेशककर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला निवेशककर्ता होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ, जैसे कि कोई भी उद्योगपति है सरकारी सेक्टर को खरीद लेता है कुछ समय के लिए, लेकिन खरीदने का मतलब उसकी एक निश्चित आय फिक्स कर दी जाती है कि इस आय आपकी इतनी इनकम होगी इस सेक्टर से ना। तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उसकी आय तो सीमित है लेकिन उसके खर्चे अधिक बढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले वर्ग को लिखा है मुद्रास्फीति में निवेशकर्ता को पहले वर्ग का नुकसान होता है, यही कारण। दूसरा है तो वो निवेशक है अपनी पूंजी को इस प्रकार अपने उत्पादन कार्य में लगाता है जिससे कि वो प्रॉफिट कमा सके। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, अगर वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो कीमत भी वो स्वतंत्र होता है बढ़ाने में, और तो इस प्रकार से उसकी आय भी अच्छी हो जाती है, इनकम सही कर लेता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो दो प्रकार के इसमें हम लोगों ने पढ़ा, निवेशक वर्ग दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, दूसरा वो होता है जो अपना निजी पूंजी लगाकर अपना सॉरी फ्रेंड, थोड़ा एप्लीकेशन प्रॉब्लम करने लगा था तो वीडियो थोड़ी कटने लगी थी। तो चलिए अगला देखते हैं निश्चित आय वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित आय वर्ग पर देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित
होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मुद्रास्फीति का निश्चित आय वर्ग पर एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखा भी है जिसकी निश्चित आय वर्ग है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव? कि कोई एक श्रमिक है, उसकी एक निश्चित आय है, अध्यापक की निश्चित आय, बैंक कर्मचारी की एक निश्चित आय, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं में कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके कारण उसको पहले की अपेक्षा उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने में ज़्यादा मुद्रा का व्यय करना पड़ रहा है, जिससे उसकी बचत प्रभावित हो रही। पहले वह अधिक बचत कर लेता था, अब वह कम कर पा रहा है, तो इस प्रकार उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला देख लेते हैं कि ऋणी एवं ऋणदाता पर किस प्रकार का मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाता है। इस प्रकार ऋणदाता मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी को लाभ होता है। अच्छा, ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि मुद्रास्फीति का ऋणदाता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब ऋणदाता किसी को ऋण देता है तो जिस समय वो ऋण देता है उस समय वह जिस पूंजी को किसी को दे रहा होता है, उस समय उस पूंजी से वो जिस वस्तु की जितनी मात्रा खरीद पाने में सक्षम है, और जब उसे वह पूंजी ऋणी द्वारा प्राप्त होती है तो उसी पूंजी से उस वस्तु की उतनी मात्रा नहीं खरीद पाता, उससे कम मात्रा खरीद पाता है। तो इस प्रकार ऋणदाता पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि मुद्रा तो बढ़ जाती है मुद्रास्फीति में, लेकिन मुद्रा की जो आंतरिक मूल्य है वो घट जाता है, तो ये ऋणदाता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कृषकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो समझते हैं। मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ होता है। तो इसमें लिखा है कि कृषक वर्ग को मुद्रास्फीति के समय अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वस्तुओं का उत्पादन करता है। उत्पादन करने के साथ साथ वो अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ाने में भी स्वतंत्र है, और वो इस प्रकार से वो कीमत बढ़ाकर अपना लाभ कमाता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। तो मुद्रास्फीति की कृषक वर्ग को अनुकूल प्रभाव डालती है। अब तीसरा देखते हैं कि बचत पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम होती है। दूसरी, मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। तो मुद्रास्फीति पर द्वारा बचत पर दो प्रकार प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये है कि बचत कम होती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके कारण व्यक्ति बचत कर नहीं पाता। अगर उसके पास कुछ बचत करने के लिए पूंजी है भी, तो कोई भी व्यक्ति उस समय बचत करना नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि उस बचत को वो किसी चीज़ में निवेश कर दे और उससे लाभ कमा सके, क्योंकि उस समय इसमें साफ लिखा कि मुद्रा के मूल्य में तो कमी हो जाती है और मुद्रा की मात्रा तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है, जिससे वो बचत करने से भी उसका नुकसान होगा। इस प्रकार बचत पर दो प्रकार से प्रभाव होता है। एक तो बचत में कमी होती है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति उस समय बचत करना नहीं चाहता है। तीसरा देखते हैं, भुगतान संतुलन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे और आयात सस्ते हो जाएंगे। निर्यात में कमी होगी, आयात में वृद्धि होगी, जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि भुगतान संतुलन पर
मुद्रास्फीति प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि जब कोई भी उत्पादक वर्ग कोई वस्तु वो का उत्पादन करके वो निर्यात करता है तो उसके खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। और आयात में क्या है कि आयात तो इतने खर्चे होते नहीं हैं, क्योंकि वो कोई भी वस्तु व्यक्ति खरीदने जाता है तो उसको आसानी से उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो विक्रेता है उसको निर्यात करने में काफ़ी खर्चे होते हैं, कई साधनों में उसको व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो भुगतान संतुलन पर हम कह सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करों पर देख लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में अधिक वृद्धि हो जाती है। सरकार अपना व्यय पूर्ति के नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति के दौरान सरकार के व्यय में वृद्धि होती है और सरकार व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है, पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब मुद्रास्फीति बढ़ रही हो तो सरकार को इधर उसको कई सारे सार्वजनिक व्यय करने पड़ते हैं, बहुत सारी आधारभूत संरचनाएं का निर्माण कराना, कई सारे चीज़ों का निर्माण सरकार कराती है तो उसके व्यय बढ़ते हैं और व्यय बढ़ने के लिए उसको आय की ज़रूरत पड़ती है। तो आय की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए सरकार नए नए कर लगाती है। जो पुराने भी कर हैं तो उसमें भी वह वृद्धि करती है। तो इस प्रकार कर को भी मुद्रास्फीति प्रभावित करती है। अब आते हैं अगला उत्पादक वर्ग पर मुद्रास्फीति। उत्पादक वर्ग पर मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमत बढ़ रही होती है तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति उद्यमी तथा उत्पादक को फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मुद्रास्फीति में उत्पादक वर्ग है, किसान है, उद्योगपति है, कोई उत्पादक है, उन लोगों को मुद्रास्फीति के दौरान फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ है जो एक निश्चित आय वाले हैं, जैसे कि निश्चित आय जिनको मिल रही है, उसके साथ साथ ऋणदाता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, निश्चित आय वर्ग वाले को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन सब पर हम लोगों ने मुद्रास्फीति समझ लिया कि मुद्रास्फीति क्या है। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को देखते हुए मुद्रास्फीति त्वरित व प्रभावशाली नियंत्रण अपरिहार्य है, मतलब अनिवार्य है नियंत्रण करना। इसके नियंत्रण के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं, एक मौद्रिक उपाय, एक राजकोषीय उपाय, एक अन्य उपाय। तो दोस्तों ये वीडियो अगर इन सब पर बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में इन उपायों को कैसे कैसे लागू किया जाता है। क्योंकि मुद्रास्फीति में नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय में भी कई सारे तत्व सम्मिलित हैं, राजकोषीय नीति में भी कई प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं और उसी के आधार पर मुद्रास्फीति पे नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया कि मुद्रास्फीति क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मुद्रास्फीति, अच्छा एक बार मुद्रास्फीति की परिभाषा और अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। इसमें तो थोड़ा बहुत ही शॉर्ट तरीके से मुद्रास्फीति दिया हुआ है, तो हम दोबारा बता देते हैं। मुद्रास्फीति यह है कि किसी भी देश में जब मुद्रा का चलन में बढ़ोतरी हो जाती है, जो मुद्रा की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उसकी जो आंतरिक कीमत है मुद्रा की उसमें कमी हो रही है, तो इस प्रकार की स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर एक हम उदाहरण तौर पर देखें तो मुद्रास्फीति जैसे कि पहले के समय, आज से 10 साल पहले के समय देखें तो वस्तुओं की जो कीमत थी वो कम थी। अगर हम 10 रुपये में जितनी मात्रा में उस समय
वस्तुएं खरीद के ला पा रहे थे वो आज के समय वही 50 रुपये में मिल रही हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा तो बढ़ गई है, 10 से 50 हो गई, लेकिन उसकी जो क्रय शक्ति है, वो आंतरिक जो मूल्य है मुद्रा का, वो कमी हो गई है। तो यही स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मुद्रास्फीति क्या है। तो बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, इकोनॉमिक्स स्टडी पर, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जो अगर और भी किन्हीं टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो उसके बारे में भी लिखिए, हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।